हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। तो आज की अपनी इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का पूरा नाम था अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्ली लाइफ ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। Ernest Hemingway was born July 21st, 1899, Cicero, Illinois. Died July 22nd, 1961, Ketchum. अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 को और मृत्यु हो गई थी उनकी जुलाई 2, 1961 में कैचम में। American novelist and short story writer, awarded the Nobel Prize for Literature in 1954. He was noted both for the intense masculinity of his writing and for his adventurous and widely publicized life. उनको 1954 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और वो अपनी राइटिंग में इंटेंस मैस्कुलिनिटी और एडवेंचरस एंड वाइडली पब्लिसाइज्ड लाइफ के लिए मुख्य रूप से विख्यात हैं। देखते हैं इनकी लाइफ पर किसका इन्फ्लुएंस था। मार्क ट्वेन एंड द वॉर एंड द बाइबल वर द मेजर इन्फ्लुएंसेस दैट शेप्ड हेमिंग्वेज थॉट एंड आर्ट। तो मार्क ट्वेन एंड द वॉर एंड द बाइबल ने उनके क्रिएटिविटी को और उनके विचारों को इन्फ्लुएंस किया था। ही वॉज द मेंबर ऑफ लॉस्ट जनरेशन। देखते हैं वो लॉस्ट जनरेशन के मेंबर थे और लॉस्ट जनरेशन क्या थी। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे पीएचडी एंट्रेंस हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। लॉस्ट जनरेशन, अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स हु केम ऑफ एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट and established their literary reputations in the 1920s. The term is also used more generally to refer to the post-World War first generation. यह जो लॉस्ट जनरेशन एक ग्रुप था, ये अमेरिका के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के जो व्यक्ति थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और इसकी रेपुटेशन कब हुई, पूरी तरह से इसने अपनी जड़ें कब तक मजबूत करी थी, 1920s तक। यह टर्म मुख्य रूप से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की जो जनरेशन थी उसका संबोधित करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस समय क्या स्थिति थी, लोगों की मनोस्थिति कैसी थी, लोग कैसा फील कर रहे थे, तो उन सब के बारे में हमें ये विस्तार से जानकारी देता है। तो चलिए और डेप्थ में जानते हैं किसने फर्स्ट टाइम लॉस्ट जनरेशन शब्द को यूज़ किया था। द टर्म लॉस्ट जनरेशन केम फ्रॉम अ स्टेटमेंट, ऑल ऑफ यू यंग पीपल हु सर्व्ड इन द वॉर, यू ऑल आर अ लॉस्ट जनरेशन, राइट गर्ट्रूड स्टेन सेड टू यंग अर्नेस्ट हेमिंग्वे इन द ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो एक राइटर गर्ट्रूड स्टेन ने अपने स्टेटमेंट में ये वर्ड लॉस्ट जनरेशन फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। किसको कहा था उसने ये वाला वर्ड? अर्नेस्ट हेमिंग्वे को बताते हुए उसने इस शब्द को यूज़ किया था। The phrase lost generation described the disillusionment felt by many, especially intellectuals and creatives, after the death and carnage of World War I. The loss of faith in traditional values and ideals led many who came of age during World War I to become hedonistic, rebellious, and aimless lost. This cynicism and disillusionment defined the literary and creative landscape of the 1920s. कह रहे हैं कि जो टर्म है lost generation, उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, क्रिएटिव राइटर्स थे, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में जो अपनी ट्रेडिशनैलिटी और अपने विचारों को लेके जो डिसइल्यूजनमेंट की जो स्थिति पैदा हो रही थी, कहीं ना कहीं उसको लेके जुड़ा था। यानी कि जब लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब उन्होंने देखा कि हम अपने बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, हम अपनी ट्रेडिशनैलिटी को खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यह टर्म हमें उस लोगों की जो विचारधाराएं थी, उस समय उन लोगों ने जो फील किया, उन लोगों के जो अनुभव थे, उनके बारे में हमें जानकारी देता है। मुख्य रूप से मॉरल वैल्यूज, ट्रेडिशनैलिटी इनके मुख्य बिंदु थे। देखते हैं लॉस्ट जनरेशन जो हमारा ग्रुप था उसके मेंबर्स कौन कौन थे। नोटेबल फिगर ऑफ लॉस्ट जनरेशन इंक्लूड एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, गर्ट्रूड स्टेन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, टी.एस. इलियट, इज़रा पाउंड, जीन राइम्स, हेनरी स्ट्रेटर एंड सिल्विया बीच। तो ये सब इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इनके नाम याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इनसे संबंधित। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ से जुड़े हुए। ही सर्वाइव्ड बैक टू बैक प्लेन क्रैशेस वन डे अपार्ट। उन्होंने अपनी लाइफ में प्लेन क्रैशेस का जो अनुभव था, जो उन्होंने फील किया, उसको उन्होंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है। तभी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, यहाँ पे मैंने मेंशन की है, द वर्ल्ड ब्रेक्स एवरीवन एंड आफ्टरवर्ड मैनी आर स्ट्रॉन्ग एट द ब्रोकन प्लेसेस। यानी कि संसार में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जो हमें तोड़ती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं बार बार टूटने के बाद भी अपने आप को उसी प्लेस पर पाते हैं जहाँ वो पहले थे।
ही डेडिकेटेड अ बुक टू ईच ऑफ हिज 4 वाइफ्स, उन्होंने 4 बुक्स लिखी अपनी चारों वाइफ के लिए। देखते हैं कौन सी उनकी बुक थी। अब देखो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उन्होंने अपनी कौन सी बुक किस वाइफ को डेडिकेट की है, दूसरा उनकी चारों वाइफ के क्या नाम थे। After being jilted by his first love, Hemingway seemed to develop the habit of leaving wives before they had a chance to leave him, and he moved on quickly, marrying again within a year of each divorce. कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो लव लाइफ थी, ट्रू लव की जो फर्स्ट लाइफ थी, उसके सामने बहुत स्ट्रगल किया। यानी कि वो चाहते थे कि उनका जो फर्स्ट लव है उसके सामने वो झुके, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक से शादी करते गए, दूसरे को डाइवोर्स देते गए। तो इस तरह से उन्होंने 4 शादियाँ की और उन्होंने अपनी चारों वाइफ के लिए 4 बुक लिखी हैं। तो देखते हैं कौन सी बुक कौन सी वाइफ को उन्होंने डेडिकेट की है। The sun also rises. Honored first wife Hadley, that in the afternoon was dedicated to second wife Pauline, for whom the bell tolls was for number 3, Martha, and across the river and into the trees went to marry with love. तो ये 4 बुक थी जो उन्होंने अपनी 4 वाइफ को डेडिकेट की हैं। तो देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट उनकी लाइफ से जो जुड़ा हुआ था। An expert fisherman, he set a world record in 1938 when he caught 7 marlins in one day। देखो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मार्लिन मतलब समुद्री मछलियाँ जो होती हैं उनको सबसे अधिक पकड़ने का। He rewrote the last page of a farewell to arms about his experiences in World War First 39 times। कह रहे हैं कि जो उन्होंने फेयरवेल टू आर्म का जो पेज लिखा था, उन्होंने वो 39 टाइम्स जो अटैम्प्ट किए थे, उसके बाद उन्होंने फेयरवेल टू आर्म्स का जो पेज था उसको कंप्लीट किया था। यानी कि उन्होंने 39 टाइम बाद अटैम्प्ट किए, दोबारा से लिखते गए और फाइनली जब उनके 39 अटैम्प्ट हो गए तो उन्होंने उसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए थे पेज को कंप्लीट करने के लिए। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हेमिंगवे, तो बात करते हैं हेमिंगवे के इंपॉर्टेंट वर्क्स की। 3 स्टोरीज एंड 10 पोम्स 1923, इन आर टाइम 1924 में भी लिखा गया है और 1925 में भी लिखा गया है। द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1926 में लिखा गया है। द सन ऑल्सो राइजेज 1926, ये इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। याद कर लेना इसकी समरी, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके कैरेक्टर्स, जो भी चीज़ें हैं इससे संबंधित सब याद कर लेना। मैन विदाउट विमेन 1927, अ फेवल टू आर्म्स 1929, डेथ इन द आफ्टरनून 1932, विनर टेक नथिंग 1933, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935। टू हैव एंड हैव नॉट 1937, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938, फॉर हुम द बेल टूल्स 1949, ये एक इनका वर्क है जो स्पेनिश सिविल वॉर से संबंधित है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। अक्रॉस द रिवर एंड इन टू द ट्रीज 1950, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। द ओल्ड मैन एंड द सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो इसको जाके पढ़ लेना, इसके फैक्ट्स को पढ़ लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं। सो हैव अ नाइस डे।